हम इस वीडियो में भाग करने की निखिलम विधि से संबंधित और अधिक सवाल करने वाले हैं, जहां पर हमारा जो आधार है यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, वह हमारे भाजक यानी कि डिवाइजर से बड़ा है। तो चलिए यहां पर हम एक विशिष्ट सवाल ले लेते हैं जो कि इस प्रकार से है कि 147 में 7 का भाग दिया जा रहा है, और इस सवाल के माध्यम से हम निखिलम विधि की अवधारणा को और अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए, यदि निखिलम विधि के उपयोग से हमें यह सवाल करना है तो सबसे पहले हम यहां पर संपूरक भाजक यानी कि सप्लीमेंट डिवाइजर लिखेंगे, जो कि देखिए क्या आ जाएगा, 10 माइनस में 7 के बराबर, यानी कि यह 3 के बराबर आ जाने वाला है। अब हम सबसे पहली चीज यह करने वाले हैं कि इस पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त कर लेंगे। अब इस पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त करने के बाद जो हमारा भाजक है यानी कि डिवाइजर है, जो कि इस स्थिति में 7 है, उसको यहां पर लिख लेंगे। और अब इस भाजक के नीचे जो हमारा संपूरक भाजक है यानी कि सप्लीमेंट डिवाइजर है, जो कि यहां पर 3 है, तो 3 को कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अब जो हमारा 147 है उसको देखिए कैसे लिखेंगे। चूंकि हम देख पा रहे हैं हमारा जो आधार है उसमें केवल एक शून्य है, देखिए यहां पर आधार 10 है तो 10 में केवल एक ही 0 है, तो जो सबसे दायां भाग होगा उसमें केवल एक ही अंक आएगा। तो 147 को कैसे लिखेंगे, यहां पर 1 4 लिख देंगे और 7 को सबसे दाएं भाग में लिख देंगे। अब हम इस प्रकार से एक क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और यह जो 1 है इसको इस तरीके से नीचे लिख देंगे। अब इस 1 का गुणा हम हमारे संपूरक भाजक यानी कि सप्लीमेंट डिवाइजर से करेंगे। तो देखिए 1 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो परिणाम में हमें यहां पर 3 मिलेगा। तो इस 3 को इस 4 के नीचे इस तरीके से लिख देंगे। अब इस 4 एवं 3 का योग कर देंगे तो हमें यहां पर 7 मिल जाएगा। अब इस 7 का हम गुणा करेंगे हमारे संपूरक भाजक से यानी कि 3 से। तो देखिए 7 गुणा में 3 यहां पर कर लेते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें यहां पर 21 मिलेगा। तो अब इस 21 को इस 7 के नीचे हम लिख देंगे। तो यदि यहां पर 21 लिखते हैं और उसके पश्चात 7 एवं 21 का योग करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें 28 मिल जाएगा। और हम यह भी जानते हैं कि सबसे अंतिम स्तंभ में 2 अंक नहीं आ सकते हैं, तो हम 2 को यहां से हटाकर इस 7 के नीचे इस तरीके से लिख देंगे। और अब जो ये 2 आया है इसका गुणा हम पुनः हमारे संपूरक भाजक यानी कि 3 से कर देंगे। तो देखिए यदि यहां पर 2 गुणा में हम 3 लिखते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें कितना मिलेगा, यह हमें 6 मिल जाएगा। और इस 6 को हम हमारे 8 के नीचे इस तरीके से लिख देंगे। अब चलिए इनका हम योग कर देते हैं। तो दाएं भाग में देखिए जब 8 में हम 6 जोड़ देंगे तो परिणाम स्वरूप हमें यहां पर 14 मिल जाने वाला है। और मध्य भाग में जब हम 17 में 2 जोड़ देंगे तो हमें 19 मिल जाएगा। अब पुनः देखिए जो सबसे अंतिम भाग है उसमें 2 अंकों वाली संख्या आ रही है, और हम जानते हैं कि यहां पर 2 अंक तो आ नहीं सकते। इसका अर्थ है कि यह 1 जो है यहां से हटाकर हम इसको मध्य भाग में इस तरीके से लिख देंगे। और क्योंकि अब यह 1 मध्य भाग के नए सदस्य के रूप में हमें दिख रहा है, तो इस 1 का गुणा हम हमारे संपूरक भाजक जो कि यहां पर 3 है उससे कर लेंगे। तो देखिए 1 गुणा में 3 करेंगे तो हमें यहां पर 3 मिलने वाला है। और इस 3 को हम इस दाएं भाग में 4 के नीचे लिख देंगे। और अब यदि हम इनका योग कर लेते हैं तो यहां पर देखिए दाएं भाग में शेषफल के रूप में यानी कि रिमाइंडर के रूप में हमें 7 मिलेगा, और मध्य भाग में जब हम 19 में 1 जोड़ देंगे तो हमें यहां पर 20 मिल जाने वाला है। तो हमें यहां पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर के रूप में 7 दिखाई दे रहा है। और हमें यह भी पता है कि हमारा जो भाजक है यानी कि डिवाइजर है वह भी 7 ही है, तो हम यहां पर 7 का पुनः भाग देंगे। तो हम इस प्रकार की समस्या में उलझ गए हैं। तो इसके लिए मैं आपका परिचय एक नए पद से करवाना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं शेषफल का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिमाइंडर। तो हमारे पास में यहाँ पर शेषफल में जो 7 लिखा हुआ है इसका हम पूरक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले हम इस 7 को कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, देखिए 0-7, यानी कि इस 7 को हमें 0-7 के रूप में लिख लेना है। और उसके पश्चात हम आधार यानी कि बेस के बारे में सोचेंगे। तो अब हम बाईं ओर से 1 ले लेंगे तथा इस 7 को हमारे आधार में से घटा देंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा आधार 10 है, तो 10 में से जब हम 7 को घटा देंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो पहले तो हम 1 को इस डॉट वाले 0 के नीचे लिख लेते हैं, और जब 10 में से 7 घटा देंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो यहां पर 3 लिख लेते हैं। और इस 3 के ऊपर इस प्रकार से एक कैप लगा देंगे। इसका अर्थ है कि यह माइनस का 3 है, और इसे ही हम 10 - 3 के रूप में भी समझ सकते हैं। यानी कि यह जो 7 है
इसको हम 13 लिख सकते हैं और 3 के ऊपर इस प्रकार से ऋणात्मक चिन्ह लगा सकते हैं। यानी कि जो हमें यहां पर शेषफल में 7 दिख रहा है, हम इसको तो मिटा सकते हैं और इसके स्थान पर 13 लिख सकते हैं और 3 के ऊपर इस प्रकार से ऋणात्मक चिन्ह लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे सबसे अंतिम स्तंभ में हमें 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो हम दाएं भाग में से इस 1 को हटाकर मध्य भाग में इस प्रकार से 20 के नीचे लिख देंगे और इस 1 का गुणा अब हम हमारे संपूरक भाजक यानी कि सप्लीमेंट डिवाइजर से करेंगे, जो कि 3 के बराबर है। यानी कि 1 गुणा में 3 जो है वह 3 के बराबर आ जाएगा। अब इस 3 को हम हमारे दाएं भाग में लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए, इस 3 के ऊपर जो ऋणात्मक चिन्ह लिखा हुआ है, इसके नीचे हम 3 लिख लेते हैं। अब हम इनका योग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे दाएं भाग में क्या है, यहां पर 3 के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह और 3 है, तो 3 के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ -3 है। तो जब हम इनका योग करेंगे तो -3 + 3 बन जाएगा 0। और मध्य भाग में जब हम योग करेंगे तो 20 प्लस में 1 यहां पर 21 आ जाएगा। अर्थात भागफल यानी कि क्वोशिएंट के रूप में हमारा 21 आ जाएगा और शेषफल यानी कि रिमाइंडर के रूप में 0 आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो भागफल है वह तो 21 आ गया है और हमारा जो शेषफल है वह 0 आ गया है।